हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स अगेन। मैं हूं नवजोत, रजिस्टर्ड नर्स इन ओंटारियो। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं फिर वीडियो बना रही हूं क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती हैं, सिचुएशंस डिफरेंट होती है, तो सैलरी भी चेंज हो जाती है। आज हम बात करेंगे सैलरी ऑफ द नर्सेज। कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ओंटारियो के बारे में बात करूंगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दूसरे प्रोविंसेस में भी $2-4 ऊपर नीचे होंगे। और आप धीरे धीरे जब इस फील्ड में आ जाते हैं तो वो आपको डिफरेंसेस खुद पता चल जाते हैं। बात करेंगे कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और कितनी हाई जा सकती है और कितनी जल्दी जा सकती है इतनी हाई। सैलरी इंपॉर्टेंट क्यों है? सैलरी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर अपने घर बनाना है। इसी से आप वो सारी चीज़ें खरीदते हैं जो आपके बचपन से होते हैं, ड्रीम्स होते हैं कि मेरे पास ये चीज़ हो। और जब आपकी सैलरी आपके हाथ में आती है, कितना अच्छा आपको फील होता है। ये नहीं है कि सब लोग नर्सिंग में मनी के लिए आते हैं, लेकिन सब लोग मनी के लिए भी आते हैं, ये सच है। ब्लेसिंग्स भी हैं, मनी भी है, और मनी होनी भी चाहिए क्योंकि कितनी हार्ड जॉब है, कितना टाइम आपको अपने टोज के ऊपर रहना पड़ता है, कितना आपके ऊपर बर्डन होता है चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने का, और कितना मैनेज करना पड़ता है। लीगैलिटीज कितनी होती हैं जिसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो बात करते हैं सैलरी के बारे में। आपको पता है कि नर्सिंग में बेसिकली 3 कैटेगरीज आती हैं, RPN की, रजिस्टर्ड नर्सेज की, और रजिस्टर्ड नर्सेज इन एक्सटेंडेड क्लासेस जैसे कि नर्स प्रैक्टिशनर्स की। मैं आपको बता दूं कि RPN और RN 2 क्लासेस हैं, लेकिन RN अगर स्पेशल क्लास में रजिस्टर्ड हो जाएं जैसे कि नर्स प्रैक्टिशनर्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैलरी बना सकती हैं। तो RPN की बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होते हैं पहले उन्होंने RPN का एग्ज़ाम दिया था। अभी तो चलो एनक्लेक्स न्यूयॉर्क है, एनक्लेक्स ऑस्ट्रेलिया आ गया है, तो उसकी वजह से डायरेक्टली हम RN बन रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी होते हैं जो ग्रेड 12 करने के बाद यहाँ पे RPN का कोर्स करते हैं, तो दोनों की सैलरी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। RPN की स्टार्टिंग वेजेस होती है $25-26 इन लॉन्ग टर्म केयर होम्स। अगर आप हॉस्पिटल में करते हैं तो वो $30, $29 इतने भी हो सकती हैं। शिफ्ट्स लॉन्ग टर्म केयर में मोस्टली होती हैं 8 आवर्स की, कभी किसी लॉन्ग टर्म केयर में 12 आवर्स की भी होती हैं ड्यू टू ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द होम। मेजॉरिटी ऑफ द नर्सिंग होम्स जो होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म केयर्स बोलते हैं, असिस्टेड लिविंग बोलते हैं, रिटायरमेंट होम्स बोलते हैं, उनमें 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। 7.5 के आपको, मतलब 7.5 आवर्स के आपको डॉलर्स मिलते हैं, मनी मिलती है, सैलरी मिलती है। आधे घंटे की आपकी ब्रेक होती है, वो नॉन पेड होती है, और आधे घंटे की आपकी ब्रेक होती है 15 मिनट्स की जो पेड होती है। ये तो है स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क स्केड्यूल। अब है बात सैलरी की। सैलरी बढ़ जाती है, आप यूनियनाइज्ड होते हैं, मतलब डिफरेंट तरह की यूनियंस होती हैं जिसके साथ आपकी आप उनको थोड़ी मनी पे करते हैं मंथली बेसिस पे। वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं इन केस कोई वर्क प्रॉब्लम हो जाए, वर्क सिचुएशन कोई ऐसी हो जाए जिसमें आपको लगे कि आप किसी ट्रबल में हैं, तो यूनियन आपको प्रोटेक्ट करती है, यूनियन आपके लिए एडवोकेट करती हैं। तो उसकी आपको थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ती है, अराउंड 50। तो कुछ मनी आपको उनको पे करनी पड़ती है, उनकी कुछ फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। उससे फ़ायदा क्या होता है? आपके यूनियन के कलेक्टिव एग्रीमेंट्स होते हैं आपकी फैसिलिटी के साथ, जैसे यूनियन के नेम्स हो गए ओना, ठीक है, और भी नेम्स हैं, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे लगता नहीं है कि वो सब इस वीडियो में डालने ज़रूरी हैं, उनके नेम्स बताने। तो आप किसी यूनियन के साथ होते हैं तो यूनियन के कलेक्टिव एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें वेजेस लिखे होते हैं। फर्स्ट ईयर में इतने वेज होंगे, सेकंड में इतने होंगे, फोर्थ में इतने होंगे, और हाईएस्ट कितने जाएंगे। तो ये तो है सैलरी फॉर RPNs। सेम वे में सैलरी होती है RNs की, रजिस्टर्ड नर्सेज की। उनके भी यूनियनाइज्ड जो नर्सेज होती हैं उनके भी कलेक्टिव एग्रीमेंट्स होते हैं। आप स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म केयर होम्स में, किसी नर्सिंग होम में $30-31 और किसी में 37-38 भी हैं। डिपेंड करता है उनका कलेक्टिव एग्रीमेंट किस यूनियन के साथ है, किस यूनियन के साथ उनका टाई अप है, तो डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज सैलरी जो है रजिस्टर्ड नर्सेज की $35-36 एन आवर है स्टार्टिंग में, और हॉस्पिटल्स में इससे भी ज़्यादा होती है, 36-37 इतनी होती है। और जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, कभी कभी ग्लोबल एक्सपीरियंस भी कंसिडर होता है कुछ हॉस्पिटल्स में। आपका डजेंट मैटर किसी कंट्री से अगर एक्सपीरियंस है, कौन सी कंट्री से, ये मैटर नहीं करता। आप जब वो उनको दे देते हैं कितने आवर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, तो वो आपकी सैलरी को इंक्रीमेंट कर देते हैं, उसमें इंक्रीमेंट लगा देते हैं। तो कभी कभी आपकी डायरेक्टली सैलरी $45-46 भी हो जाती हैं। अगर आपके कलेक्टिव एग्रीमेंट में है कि 7-8 ईयर्स के एक्सपीरियंस से $46 सैलरी है और आपको इतना
तो अगर आपका वो एक्सपीरियंस कंसिडर हो जाता है तो आपकी स्टार्टिंग के वेजेस जो है वो 46-47 भी हो सकते हैं हॉस्पिटल में भी और लॉन्ग टर्म केयर में भी। और कितना इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है अगर तो आपने स्टार्ट किया 36-37 से और फिर आपके धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने पर आपके वेजेस भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्ट ही 46 और 47 से किया है तो वो उतना ही स्टे रहेगा। और 47-48 मैक्सिमम सैलरी जाती है रजिस्टर्ड नर्सेज की। लॉन्ग टर्म केयर में हॉस्पिटल्स में थोड़ी 52-53 तक भी चली जाती है। फिर डिपेंड करता है आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, पीडियाट्रिक में कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ में कर रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट सैलरी होती है डिपेंडिंग अपॉन कैसे स्किल्स आपको चाहिए। फिर अगर आपने नर्स प्रैक्टिशनर का कर लिया है, आप नर्स प्रैक्टिशनर बन गए हैं, तो उसमें आपकी सैलरी $70 एन आवर, $60 एन आवर उससे स्टार्ट होती है और दैट कैन गो मैक्सिमम टू $110-130 एन आवर अगर आप किसी फैसिलिटी में काम कर रहे हैं। अगर आपकी खुद की प्रैक्टिस क्लिनिक है, जैसे मैंने आपके पहले भी एक वीडियो में शायद बताया था, मेरा एक और चैनल हुआ करता था, मुझे याद नहीं है कि मैंने वो वीडियो अब इस चैनल पर डाली है कि नहीं, नर्स प्रैक्टिशनर कैसे काम करते हैं, उनका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कैसा होता है। अगर आपका खुद का नर्स प्रैक्टिशनर का क्लिनिक चल रहा है तो उसमें तो आप बहुत ही मनी बना सकते हैं। लेकिन फिर उसके साथ आपको थोड़ी एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ती है। RN बनने के बाद आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो एक डिफरेंट रूट है। अगर आप RN बनते रहते ही आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म केयर्स में आप जा सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ केयर, जिसमें आपकी सैलरी $50-60 एन आवर स्टार्टिंग में होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। फिर आप डायरेक्टर ऑफ केयर बन सकते हैं जिसमें आपकी सैलरी $70 से स्टार्ट हो जाती है और बढ़ती रहती है। और आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं किसी लॉन्ग टर्म केयर होम में, जिसमें आपको एक थोड़ा सा कोर्स करना पड़ता है कुछ डेज़ का। वो करने के बाद अगर आपको बजटिंग की, फंडिंग की नॉलेज है वो आ जाती है धीरे धीरे जब आप लॉन्ग टर्म केयर्स में काम करते हैं, तो फिर वो उस लेवल पे भी आप जा सकते हैं। तो उसके आप और ये जो मैनेजर लेवल की जॉब्स होती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ केयर, डायरेक्टर ऑफ केयर, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब में आपकी सैलरी पैकेज सिस्टम में होती है, मतलब आपको आवरली नहीं मिलते हैं। मैंने आपको जस्ट ब्रेक डाउन करके बताया कितने होते हैं। उनकी सैलरी उसमें होती है पैकेज सिस्टम में, जैसे 100,000 फॉर ADOC, 120,000 फॉर DOC, 140,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसी सैलरी होती है। आप स्टार्ट कर लो अपनी जर्नी को और देखो कितना आगे आप जा सकते हो। आपके ऊपर है आप कितना आगे जाना चाहते हो। अपने सर्टिफिकेट्स को कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करते रहो। जितने भी फ्री कोर्सेज के आपको ऑप्शंस मिलते हैं उनकी एडवांटेज लो। एक तो नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा आपके रेज्यूमे में अच्छे लगेंगे। जब आपके रेज्यूमे में ये दिखेगा कि आपने लास्ट 12 मंथ्स में आपने क्या किया है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि जो भी आपका रिक्रूटर होगा, जो भी आपका मैनेजर आपको इंटरव्यू कर रहा होगा, वो जरूर जानना चाहेगा कि आप पिछले 12 महीनों में क्या कर रहे थे। क्या आप वही बस जॉब में कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे या फिर उसमें आपने कुछ एफर्ट्स डालने की कोशिश की, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स किए, 1-2 करो चाहे, लेकिन आपके रेज्यूमे में वो ऐड होते जाने चाहिए। कोई भी फ्री कोर्स है उसकी एडवांटेज लो। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। अब मैं चलती हूँ। टेक केयर, till then stay motivated, stay positive and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to give a like if you like this video and give a comment as well. Leave a comment, उससे पता चलेगा मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे मोटिवेशन फील होगी, मुझे इंकरेजमेंट फील होगी, क्योंकि मुझे ये वीडियोस बनाने में इतना मज़ा आता है, लेकिन मेरा बहुत टाइम लगता है। फिर मैं इनको अपलोड करती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे कमेंट्स आए हैं। तो ये बोथ वे प्रोसेस है। मैं वीडियो डालूंगी, आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है, तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी और वीडियोस डालती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।